हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कथा कहानी की एक और शानदार पेशकश, विचित्र वरदान। ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि वही तो हमारा हौसला है। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम दृढ़ता से आपके लिए कॉमिक्स अपलोड करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कौसंबी राज्य में एक बहुत दयालु और परोपकारी राजा था, रिपु दमन। उसके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उसकी प्रजा अत्यंत सुखी और संपन्न थी। महाराज की जय हो। हमारा राजा युगो युगो जिए। राजा रिपुदमन की सुख समृद्धि को देखकर आसपास के राजा बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार समीप के एक राजा चंद्रकांत ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। सैनिक पूरी शक्ति से रिपुदमन की सेना पर टूट पड़ी। राजा रिपुदमन ने पूरी शक्ति और साहस के साथ राजा चंद्रकांत से युद्ध किया। चंद्रकांत, मैं तुम्हें कभी विजय नहीं होने दूंगा। आखिर रिपुदमन ने राजा चंद्रकांत को युद्ध के मैदान से भागने के लिए विवश कर दिया। ओह, अब इससे मुकाबला करना कठिन है। मुझे भाग निकलना चाहिए। भागते हुए राजा चंद्रकांत का पीछा करते हुए राजा रिपुदमन बहुत दूर तक निकल आए। आज मैं इसके प्राणों का अंत कर दूंगा। राजा चंद्रकांत तो भाग निकला, लेकिन उसके कुछ सैनिकों ने रिपुदमन को घेर लिया। घेर लो, मारो मारो, बचकर ना जाने पाए हैं। राजा रिपुदमन ने उन सैनिकों को परास्त कर किया, लेकिन इस युद्ध में वह बुरी तरह घायल हुआ। भाग गए सारे। ओह, अब मुझे लौटना चाहिए। घायल राजा रिपुदमन को लेकर सैनिक महल में पहुंचे। प्राणनाथ, यह आपको क्या हो गया? रानी चंद्रकांत रानी रानी चंद्रकांत के सैनिकों ने धोखे से हम पर हमला किया था। अब हम शायद जीवित ना रहें। नहीं प्राणनाथ, ऐसी बात ना कहें। आप अवश्य स्वस्थ होंगे। रानी, घायल होकर मरने का हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख केवल इस बात का है कि हम निसंतान मर रहे हैं। प्राणनाथ, ऐसा नहीं कहिए। सुना है नगर के बाहर एक बहुत बड़े महर्षि आए हैं। उनके पास दिव्य औषधियाँ हैं। वह अवश्य आपको ठीक कर देंगे। तुरंत सैनिकों को भेजकर महर्षि को बुलाया गया। महर्षि की चिकित्सा से राजा शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन राजा रिपुदमन और रानी स्वर्णलता महर्षि के पास पहुंचे। महर्षि, प्रणाम, आयुष्मान भव। लेकिन अभी राजा या रानी कुछ बोल पाते कि अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि ने कहा, राजन, मैं तुम्हें धन दौलत विश्व की संपदा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें संतान नहीं दे सकता। महर्षि, हमारा निसंतान रहना निरार्थक है। इससे अच्छा है कि हम दोनों जीवन का अंत कर दें। ठहरो राजन, अपने इस पाप का भागी मुझे ना बनाओ। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है। राजन, पूर्व जन्म में तुम वाराणसी के राजा वीरभद्र थे। एक दिन तुम जंगल में शिकार करने गए थे, लेकिन उस दिन तुम्हारे हाथों एक विधवा के पुत्र की हत्या हो गई थी। ओह माँ, तब उस विधवा ने तुम्हें शाप दिया था। दुष्ट, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मैं तुझे शाप देती हूँ, तू 7 जन्मों तक निसंतान रहेगा। उसी शाप के कारण तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती। और महर्षि की बात से निराश दोनों अपने महल में लौट आए। उस रात रिपुदमन को नींद नहीं आई। वह देर रात तक बेचैनी से इधर उधर शयन कक्ष में घूम रहा था। तभी राजा रिपुदमन ने कुछ सोचा। महर्षि ने दिव्य दृष्टि से पूर्व जन्म के बारे में इतना कुछ बता दिया। वह अंतर्यामी है। वह मुझे संतान होने का वरदान दे सकते हैं। मुझे एक बार फिर उनके पास जाना चाहिए। और राजा रिपुदमन एक घोड़े पर सवार और और राजा रिपुदमन एक घोड़े पर सवार हो महर्षि के पास चल दिया। आधी रात को आए राजा रिपुदमन को देख सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। महर्षि, अगर आपने मुझे संतान का वरदान नहीं दिया तो मैं महल नहीं जाऊंगा और अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। कहीं राजा सचमुच ही अपने प्राण न त्याग दे। मुझे कुछ करना ही होगा। राजन, आप शाप के कारण मैं तुम्हारे घर में किसी मनुष्य का उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन संतान के प्रति इतना मोह देखकर मैं तुम्हें नागराज वासुकी के पुत्र तक्षक
को तुम्हारे घर में जन्म लेने का वरदान देता हूँ। लेकिन क्या महर्षि? लेकिन वह पुत्र 20 वर्ष तक ही तुम्हारे घर में रहेगा और यह बात तुम किसी से नहीं कहोगे। तुम्हारे यह कहते ही वह नाग के रूप में परिवर्तित होकर चला जाएगा। सन्यासी से वरदान प्राप्त कर राजा महल को लौट गया। उसने रानी को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। उधर नागलोक से सन्यासी के वरदान से हलचल मच गई। नागराज वासुकी का पुत्र तक्षक बेचैन हो उठा। ओह, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। नागवल्ली, ऐसा लगता है कोई शक्ति मुझे खींच रही है। ओह, तभी जैसे विद्युत चमकी और तक्षक का शरीर धुएं में परिवर्तित हो गया और देखते ही देखते धुआं एक रेखा में परिवर्तित होकर खिड़की से निकल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी बदहवास सी नागवल्ली नागराज के शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़ी और नागराज वासुकी के कक्ष में पहुंचकर बोली, पिताश्री, मेरा सुहाग चला गया। हम सब जानते हैं बेटी, लेकिन हम एक वचन से बंधे होने के कारण विवश है। वचन? कैसा वचन? आपने पहले मुझे कभी बताया नहीं। बेटी, यह कई वर्षों पुरानी बात है। एक बार गरुड़ राज मुझे पकड़ ले गए थे। मैंने गरुड़ राज से युद्ध करते हुए अपने को उनके पंजों से छुड़ा लिया था, लेकिन नीचे गिरकर मैं कटेली झाड़ियों में फंस गया। बुरी तरह घायल होने के कारण मैं उन कटीली झाड़ियों से नहीं निकल पा रहा था। ओह, वहां से गुजरते हुए अचानक एक सन्यासी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। भयंकर भयंकर जीव है, लेकिन मुसीबत में फंसे इस जीव की मुझे सहायता करनी चाहिए, यह मेरा कर्तव्य भी है। और सन्यासी ने मुझे कटीली झाड़ियों से बाहर निकाला। अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर मैंने सन्यासी को प्रणाम किया। महर्षि, आपने मुझे कंटीली झाड़ियों से निकालकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं नागराज हूँ। जीवन में कभी आप मुझे जो मांगेंगे मैं उस कार्य को पूरा करूँगा। कल रात सन्यासी ने मुझसे कहा था, नागराज, एक बार तुमने मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा था। आज हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं। आज्ञा करें महर्षि, मैं अपने प्राण देकर भी आपकी इच्छा पूरी करूँगा। नागराज, तुम्हारे पुत्र तक्षक को कौसंबी के राजा रिपुदमन के घर में जन्म लेना होगा। 20 वर्ष बाद तुम अपने पुत्र को वापस बुला सकते हो। ओह, और बेटी, मैं महर्षि को इनकार नहीं कर सका और तक्षक को उन्हें दे दिया। लेकिन पिताजी, 20 वर्ष के बाद तक्षक नहीं लौटा तो मैं क्या करूंगी? तुम इस बीन को बजाकर तक्षक को पृथ्वी लोक से वापस ला सकती हो। यह हमारे नागवंश की अद्भुत बीन है। इसकी आवाज़ सुनते ही तक्षक अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर खींचा चला आएगा। उधर कौसंबी नगर में महल के ऊपर धुएं की लकीर दिखाई दी। खिड़की के रास्ते रानी स्वर्णलता के शयन कक्ष में प्रवेश कर गई। अचानक बिस्तर पर सोती रानी स्वर्णलता प्रसव पीड़ा से बेचैन हो उठी। ओह महाराज, मेरे पेट में यह कैसी पीड़ा हो रही है? राजवैद्य को बुलाइए। ओह, लेकिन राजा रिपुदमन मंद मंद मुस्कुराते रहे। सन्यासी के वरदान से रानी स्वर्णलता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस दिन कौसंबी नगर में दिवाली जैसी खुशी मनाई गई। पुरोहितों ने उसका नाम रखा रंजीत सिंह। जब रंजीत सिंह 10 वर्ष का हुआ तो राजा रिपुदमन ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। महल के एक बड़े कक्ष में जन्मदिन का आयोजन किया गया था। राजकुमार रंजीत सिंह सबको अपने हाथों से मिठाई दे रहा था कि तभी पी पी दूर से आती बीन की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनते ही राजकुमार सब कुछ भूल बीन की धुन पर झूमने लगे। तभी राजा रिपुदमन ने कुछ सोचा और सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, सैनिकों को भेजकर इस बीन बजाने वाले को पकड़कर हमारे सामने लाओ। मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ महाराज। सेनापति अंजलि सेन कुछ सैनिकों के साथ आवाज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। पी पी कुछ देर में सेनापति ने नगर के बाहर
आम्र कुंज में पहुंचकर देखा। पी पी। और सेनापति जब उस युवती के सामने पहुंचा तो, कौन हो तुम, यहाँ बीन क्यों बजा रही हो हैं? तभी सेनापति आगे बढ़कर उस युक्ति को पकड़ना पकड़ता कि तभी वह अदृश्य हो गई। अरे, वह युक्ति कहाँ गायब हो गई? अवश्य ही वह कोई मायावी युवती हो थी। उस युवती के अदृश्य हो जाने के बाद राजा को बताने के लिए सेनापति महल की ओर चल दिया। उधर जब नागराज वासुकी ने बीन को निश्चित जगह पर नहीं देखा तो चौंक पड़े। अरे, आज बीन यहाँ नहीं है। बीन कहाँ गई? उसे कौन ले गया? तभी नागराज की पत्नी ने वहां प्रवेश किया। महारानी, क्या तुमने बीन को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दिया है? नहीं प्राणनाथ, मुझे तो अभी आपसे पता चला कि बीन यहाँ पर नहीं है। नागराज ने कई नागों से पूछा, लेकिन किसी से बीन का कुछ पता नहीं चला। तो वह नागवल्ली के कक्ष में पहुंचे। नागवल्ली, नागवल्ली, तुम कहाँ हो? सेविका नागवल्ली कहाँ है? महाराज, हमने उन्हें प्रातःकाल से नहीं देखा है। हम सब हैरान हैं कि वो कहाँ गई है। ओह, इसका मतलब नागवल्ली अवश्य ही उस बीन को ले गई है। मुझे उसे लौटाकर ले आना चाहिए। और नागराज सवै नागवल्ली को लौटा लाने के लिए पृथ्वी की ओर चल दिए। उधर जब नागवल्ली सेनापति से बचने के लिए अदृश्य होकर जंगल की ओर दौड़ी तो, नागवल्ली रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? ओह पिताश्री, आप यहाँ पृथ्वीलोक में? हाँ बेटी, तुम्हारे कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा। बेटी, हम तुम्हारी मनोदशा जानते हैं, लेकिन क्या करें, हमें अपना वचन पूरा करना है। मैं क्या करूं पिताश्री, मैं उनके बिना कैसे रहूं? बस एक बार उन्हें अपनी आंखों से देख लेना चाहती हूं। बेटी, उसे देखने का मोह छोड़ दो। उसे देखने से तुम्हें अधिक मोह होगा। आओ मेरे साथ नागलोक को लौट चलो। नागवल्ली फिर कुछ ना कह सकी और फिर वो नागराज के साथ नागलोक की ओर लौट गई। समय अपनी गति से चलता रहा। 20 वर्ष पूरे होने के कुछ ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन राजकुमार रंजीत सिंह शिकार के लिए निकला। जंगल में एक शेर का पीछा करते हुए रंजीत सिंह अपने सैनिकों से अलग हो गया। आज इस शेर का शिकार करके ही रहूंगा, देखता हूं यह मेरा हाथों से कैसे बचता है। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद शेर ने एक लंबी छलांग लगाई और रंजीत सिंह की आंखों से ओझल हो गया। रंजीत सिंह ने शेर को इधर उधर खूब तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ओह, लगता है आज तो अपनी जान बचाकर भाग गया। और फिर कुछ देर विश्राम करके रंजीत सिंह नगर की ओर चल पड़ा। लेकिन अभी कुछ दूर ही चला होगा कि उसे किसी युवती की चीख सुनाई दी, नहीं, बचाओ। तुरंत रंजीत सिंह ने चीख की दिशा में घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ ही पलों के बाद, अरे नहीं नहीं, यह शेर तो उस युवती को मार डालेगा, बचाओ बचाओ। पल भर की देर किए बिना रंजीत सिंह ने शेर की ओर भाला उछाल दिया। अगले ही पल शेर की भयानक दहाड़ गूंज उठी। दहाड़। रंजीत सिंह तेजी से घोड़ा दौड़ाकर उस युवती के पास पहुंचा। रुक जाओ युवती, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेर मर चुका है। आपने मुझे बचा लिया। आपका यह उपकार मैं आजीवन नहीं भूल सकती। यह मेरा कर्तव्य था। वास्तव में बहुत देर से मैं इस शेर का पीछा कर रहा था, लेकिन यह मुझे धोखा देकर कहीं छिप गया था। लेकिन तुम कौन हो और इस घने जंगल में कैसे आई हो? मैं बसंतपुर के राजा विक्रम सिंह की बेटी चित्रलेखा हूँ। शिकार के लिए इस जंगल में आई थी और स्वयं ही शेर का शिकार बनने जा रही थी। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें जंगल से बाहर तक छोड़ आता हूँ। फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। कुछ दूर चलने पर चित्रलेखा ने पूछा, आपने मेरा परिचय तो जान लिया, लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताए ही नहीं। मैं कौशाम्बी का राजा रिपुदमन का पुत्र रंजीत सिंह हूँ। और कुछ देर में वे दोनों जंगल के बाहर पहुँच गए थे। राजकुमारी चित्रलेखा, आप जंगल के बाहर पहुँच चुकी हैं। अब आप अपने नगर में जा सकती हैं। लेकिन चित्रलेखा कुछ और ही सोच रही थी। ओह, कितना खूबसूरत और शक्तिशाली युवक है। और फिर
राजकुमार, इससे मेरा विवाह हो जाए तो। ऐसा ही कुछ रंजीत सिंह भी सोच रहा था। सचमुच बहुत सुंदर लड़की है। यदि यह मेरी दुल्हन बन जाए तो इससे मैं किसी तरह अपने साथ महल में ले चलती हूँ, फिर अपने पिता से कहकर इनसे विवाह कर लूँगी। जी, सूरज डूब रहा है, आप अंधेरे में कैसे लौट पाएंगे? आए, एक रात आप हमारे महल में नहीं रह सकते? ओह, इसने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं किसी ना किसी तरह लौट ही जाऊंगा, लेकिन तुम आग्रह कर रही हो तो एक रात ठहर जाता हूँ। और फिर चित्रलेखा के साथ रंजीत सिंह महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचकर चित्रलेखा, तुम लौट आई, हम तो बहुत परेशान हो रहे थे। सैनिकों ने तुम्हारे जंगल में बिछुड़ जाने की बात कही थी। पिताजी, मैं जंगल में बिछुड़ गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे एक शेर के हाथों मरने से बचा लिया। शाबाश बहादुर नवयुवक, हम तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। पिताजी, यह कौसंबी के राजकुमार रंजीत सिंह है। कौसंबी के राजकुमार? बेटे, तुम हमारे मित्र रिपुदमन के बेटे हो। तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। रंजीत, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तुम्हें एक दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम आज ही किसी सैनिक द्वारा तुम्हारे पिता को सूचना भेज देते हैं। जी, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, विचित्र वरदान का यह पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।